बात आती है, अगला मेरा प्रश्न आता है कि यदि उनको वहां पर भी नहीं मारा गया, मतलब दो जगह से हम एस्केप होकर आ गए, एक हो गया हमारा प्लेन क्रैश, दूसरी रशिया, तो ये रशिया में मारने वाली थ्योरी किसने फैलाई, और यदि वो नहीं वहां पर डेथ हुई तो उसके बाद कहाँ गए, क्या हुआ? जी, अब मुझे तो एग्जिस्टिंग एविडेंस पे ही जाना पड़ेगा। जैसे आपको हम बोला कि 3 अलग अलग थ्योरी निकल के आती हैं। पहली थ्योरी आती है कि साहब वो प्लेन क्रैश में मर गए ताइवान के अंदर, जो आजकल का जो ताइवान है वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। उस जमाने में उसका नाम फॉर्मोसा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। दूसरी थ्योरी की साइबेरिया में उनको मार दिया गया। अब वहां मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनके होने के इंडिकेशन लेकिन मरने का नहीं है, तो वो थ्योरी बोल गई। तो घूम फिर के बात आती है तीसरी स्टोरी पे, जो आजकल बहुत मशहूर हो गई है, वो गुमनामी बाबा की। साहब 1985 में आपके अयोध्या में एक साधु महात्मा की डेथ हुई है और उनके बारे में बोला सुभाष चंद्र बोस ने। अब इस बात को सुन करके ये हजम नहीं होती, मुझे भी हजम नहीं हुई। मुझे भी, मैं जबकि 20 साल से इस बात को जानता हूँ कि वो कहानी सच है तीसरी वाली, आज तक सुन के मेरे को विश्वास नहीं होता कि यार ये बात कैसे पॉसिबल है कि 85 का मतलब क्या है। 85 तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री का, और 85 में अगर नेताजी जिंदा होते थे वो तो उनकी उम्र ही 100 साल होती है। नहीं, 100 साल नहीं होती, क्योंकि सुभाष बोस के बारे में लोग को ये भी नहीं पता कि उनकी उम्र कितनी थी। ज्यादातर लोग समझते हैं कि नेताजी जो थे वो महात्मा गांधी के बराबर के थे। नहीं, नेताजी महात्मा गांधी सुभाष बोस के पिताजी से बड़े थे उम्र में। सरदार पटेल सुभाष बोस से 22 साल बड़े थे, 22 साल। पंडित जी सुभाष बोस से 9 साल बड़े थे। सुभाष बोस मोरारजी भाई से 1 साल छोटे थे। मोरारजी भाई 77 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। तो अगर सुभाष बोस जिंदा होते और उनकी डेथ 85 में होती तो उनकी उम्र होती 88 साल। तो 88 साल बहुत ज्यादा नहीं है। अब्दुल गफ्फार खान जो है वो 100 साल की उम्र में आके मरे हैं वो भी। तो हाँ, तो उम्र के हिसाब से इट इज पॉसिबल बायोलॉजिकली, लेकिन मैंने कहा ना कि ये स्टोरी सुन करके विश्वास नहीं होता। तो एनी हो, लेकिन मैं लोगों को आजकल ये आर्गूमेंट देता हूँ, अगर हम ये साबित कर दें कि वो प्लेन क्रैश में मर गए थे ताइवान में और उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका रशियन एंगल खत्म, आपका इंडिया वाला एंगल खत्म। कि अगर आपने ये साबित कर दिया कि आदमी सन 45 में मर गया, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो ऑब्वियसली जो जो वहां मर गया तो वो रशिया में कहाँ से आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग ये साबित कर दें कि उनकी डेथ रशिया में हुई थी, तो ये प्लेन क्रैश की थ्योरी भी खत्म हो जाती है और अब इसको फैजाबाद में भी नहीं आ सकते। अब मेरी प्रॉब्लम एज ए रिसर्चर ये हो रही है कि सुनने में चाहे जैसा लगे, चाहे मुझे यकीन हो चाहे ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूस में मारने वाली कहानी जो है उसमें दम नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई मरने का सबूत नाम की कुछ चीज नहीं है उसके अंदर। सिर्फ सुनी सुनाई बातें लोगों ने बोल दी या लोगों ने अटकलें लगा रखी। तो फिर हम आते हैं थर्ड एंगल के ऊपर। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इस तीसरे एंगल के अंदर सबसे ज्यादा एविडेंस हमको मिल रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे इन तीनों थ्योरी में से सबसे ज्यादा क्रेडिबल थ्योरी कौन सी है, वो सो कॉल्ड गुमनामी बाबा की थ्योरी है। अब लोग कहेंगे मैं नहीं मानता। भाई आपके मानने से क्या होता है? मेरे मानने से नहीं चलती ना। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे एविडेंस से काम चाहिए। मुझे मानने से नहीं काम चलना कि मैं नहीं मानता, ये बिलीफ है। मैं एविडेंस की बात करूंगा ना। मैं नहीं मानता, अब जैसे अयोध्या में था, वो कहते मैं नहीं मानता वहां पे टेम्पल नहीं था। तो तेरी बात से मानी चलेगा ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आ रही है। अगर एएसआई की रिपोर्ट कह रही है, जैसे अभी भी आपका ये है कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो उस बात को मानने से मना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं एएसआई झूठ बोल रहा है। एएसआई को तो कोर्ट ने लगाया था ना, वो भी उस टाइम तो मोदी नहीं था वहां पे। तो लोगों ने अगर, तो मैं विश्वास का मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यही, अगर जैसे मान लीजिए मुझे अयोध्या वाले केस पर टिप्पणी करनी होगी, मैं बोलूंगा कि साहब कोर्ट ने ही बोला, और कोर्ट ने ये अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पे खुदाई करी। खुदाई के बाद में उनको सबूत मिला कि यहाँ पे मंदिर। अब उसको लेके कोई आप चले जाए वहां पे कलकत्ता में जादव यूनिवर्सिटी में, वो बोलेगा जी मैं नहीं मानता, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं। तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते कि मैं नहीं मानता। तो मैं एविडेंस तो मैं जो मेन है कि मानो चाहे ना मानो, लेकिन एविडेंस आपका गुमनामी बाबा पे आता है। तो ये गुमनामी बाबा वाली थ्योरी कैसी है, और रशिया से कैसे मतलब वो वापस आए, और कैसे इंडिया आए, और यदि मतलब ये लोग उनके दुश्मन थे जैसा कि बताया जाता है, तो इन लोगों ने कैसे आने दिया सरकार जो यहाँ की? बहुत 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 लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत लंबी चौड़ी। वो हम रशिया में जाने से पहले, उन सब में जाने से पहले हम पहले देखेंगे एविडेंस क्या है। पहले मैं इस बात को पे कन्विंस होना चाहूंगा कि वो आदमी सुभाष बोस होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है।
पॉसिबिलिटी है, तभी मैं जाऊंगा चक्कर में कि रशिया से कैसे निकल के आया, वो क्या कर रहे थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है उस कहानी से। पहले मुझे इस बात को अपने आप को कन्विंस करना है पर्सनल लेवल पे कि क्या कुछ ऐसा एविडेंस है जो ये शो करता है कि ये आदमी सुभाष बोस था, और अगर वो एविडेंस मिलेगा तब मैं इस बात पे जाऊंगा कि साहब वो रूस से कैसे निकल के आए, कब आए थे, क्यों आए थे, किससे मिल रहे थे, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं उनको मरवाया। ये सब बात की बात है, और ये सब बातें मैंने किताब में कवर कर रखी है, वो डिटेल में चंद्रचूड़ मेरी किताब 900 बनने की है, ये रखी तो नहीं यहाँ मैंने कहीं पे डिटेल में एक एक लाइन कवर कर रखी है, वो अलग कहानी है। सीधा मैं आपको सीधा लीगलिस्टिक बातें बता रहा हूँ जिसमें कोर्ट कचहरी वाली बात है। मुखर्जी कमीशन जो बना था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी, बड़े जाने माने जज थे, बड़े ऑनेस्ट। आपको जज भी बहुत तरह के होते हैं, आपको मालूम है, तो ये बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा शरीफ किस्म का जज था। जस्टिस मुखर्जी की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये साफ मेंशन किया है कि कुछ लोग, आई विटनेस अकाउंट, पहली बात तो ये कि कुछ ऐसे लोग जिनका नेताजी के साथ संबंध था और झूठ नहीं बोल सकते वो लोग, उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि आदमी सुभाष बोस है। तो आई विटनेस अकाउंट है, क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट है कि कुछ लोगों ने जो नेताजी को भी जानते थे, उन्होंने गुमनामी बाबा को भी देखा है और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सुभाष बोस। तो ये हो गया आपका आई विटनेस अकाउंट। और आई विटनेस अकाउंट आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खून कचहरी जितनी होती है सब आई विटनेस अकाउंट पे चलती है, अगर एक आई विटनेस बोल दे तो लोगों को फांसी हो जाती है। दूसरा, कमीशन ने ये भी एडमिट करा कि जो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स वहां से मिले, जो गुमनामी बाबा का जो पत्राचार हुआ है उन लोगों के साथ में, वो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है कि वो सुभाष बोस थे। दोनों पार्टी इस बात को मान रही है। तो आपके पास में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया, आपके पास में आई विटनेस अकाउंट आ गया है। आपको मालूम है कि इन दोनों एविडेंस के बेस पे कोर्ट कचहरी में फैसला बिल्कुल आपके फेवर में आया था। लेकिन इसमें इस केस में एक तीसरा एक और एंगल आया था, वो था फॉरेंसिक एंगल, कि गुमनामी बाबा की फोटो अवेलेबल नहीं, फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है। गुमनामी बाबा का कोई वीडियो, ऑफकोर्स वीडियो जमाने में था नहीं करके, तो कमीशन ने उनके वहां पे कुछ टेस्ट करवाए, क्योंकि उनकी फिंगरप्रिंट उठाने की कोशिश की थी, वो उठा नहीं पाए थे। लेकिन उन्होंने उनके वहाँ पे हैंड राइटिंग स्पेसिमेन उठाए बहुत सारे, इंग्लिश में, बांग्ला में, हिंदी के भी थे, लेकिन हिंदी के नेताजी के अवेलेबल नहीं। और गुमनामी बाबू को हिंदी आती ढंग से थी नहीं, मैंने देखा उनकी हिंदी में काफी गड़बड़ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत सारी कर रखे हैं, हिंदी में उर्दू के वर्ड, बांग्ला के वर्ड डाल रखे हैं, जो कोई आजकल हम लोग तो इस्तेमाल करते नहीं, वो उस जमाने में करते होंगे। तो एनी उनके हिंदी और इंग्लिश के, सॉरी इंग्लिश और बांग्ला के हैंड राइटिंग की उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने वहां से कुछ दांत मिले थे, 7 दांत, गुमनामी बाबा जहाँ रहते थे अयोध्या में उनके घर से, उन दांतों का डीएनए टेस्ट करने के लिए लैबों में दिया गया। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये जब ये उनका जो ये फॉरेंसिक साइड चेक किया गया, तो सरकार की जो लैबों की रिपोर्टें आई हैं हैंडराइटिंग की और डीएनए की, सब नेगेटिव आई। तो इसके बेसिस पे मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि इस पे कोई क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है कि वो सुभाष बोस थे। और इसका मतलब उस जमाने के लोगों ने और मीडिया ने निकाला कि मुखर्जी कमीशन ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला कि क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है, एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है, क्योंकि वो आई विटनेस अकाउंट को इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने एडमिट किया कि आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, और ये वो लोग जो झूठ नहीं बोले, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैच कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है और आपकी डीएनए में नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। तो ये कहानी वहां तक जाके अटक जाती है। अब इसके अंदर एक के बाद एक बहुत सारे पेच आने शुरू हो जाते हैं। पहला पेच ये आया, और जो पेच मुझे मालूम था बहुत पहले से, क्योंकि मैं पत्रकार था, मैं मुखर्जी कमीशन को फॉलो कर रहा था, हमको ये शुरुआत से ही ये बात मालूम चल गई थी कि कमीशन को शक हो गया था कि रिपोर्टों में गड़बड़ी हुई है, खासकर डीएनए के अंदर। ठीक है, 2010 में जस्टिस मुखर्जी का एक रिपोर्ट, गलती से उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, किसी से इंटरव्यू दे रहे थे और गलती से मतलब कैमरा रखा था, कैमरा उनको नहीं मालूम था कैमरा ऑफ है, टर्न ऑफ हो गया। तो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते करते वो उसने एडमिट कर लिया, जो अदरवाइज एडमिट वो करते थे, कि मैं 100% कन्विंस हूँ कि यही सुभाष बोस थे, लेकिन मैं साबित नहीं करता। और बीच में बोला कि ये इन्होंने गड़बड़ करी है रिपोर्ट में, इन्होंने गवर्नमेंट। तो जब ये चीज बाहर निकल के आई तो अलग अलग डायमेंशन है। तो अब आपको मैं छोटा सिंपल, अगेन मेरे ख्याल से इसके बाद में किसी को डाउट रहने जाएगा। देखिए, मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में ये साफ चैप्टर बना के मेंशन किया गया कि भारत सरकार इस केस में रोड़े अटका रही है, सरकार इस केस में रोड़े अटका रही है, इंक्वायरी नहीं होने दे रही है। तो ये कमीशन की रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है, नंबर 1।
ये दांत की टेस्टिंग किसने की थी? सरकारी लैब में। हैंडराइटिंग किसने की? सरकारी लैब में। तो जिन लोगों पे आरोप है कि वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, वो कहां से टेस्टिंग करेंगे चीजों की? एनी हाउ, अभी हम लोगों ने, मैंने और चंद्रचूड़ ने बहुत चीज पे हमने एडवांसमेंट कर दी है बहुत सारा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि हम किसी भी एक्सपर्ट के पास हम लोग जाते हैं, प्राइवेट एक्सपर्ट के पास में, चाहे हम रिपोर्ट उनको डीएनए की दिखाते हैं या हैंडराइटिंग की दिखाते हैं, सारे एक्सपर्ट हमको यही कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़। डीएनए को लेकर के हम लोगों ने उसकी काफी स्टडी करवा ली है, और प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जो बीएचयू के अंदर बड़े जाने माने डीएनए एक्सपर्ट है, उन्होंने हमको रिपोर्ट लिख करके दी उसके केस, टीम आके एक्सप्लेन किया कि ये डीएनए की रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट गलत है, नंबर एक। उसके बाद मैंने कम से कम 8-9 एक्सपर्ट से बातचीत की, उन सब ने मुझे बोला इसमें गड़बड़ है। उसमें से 3-4 लोग ऑन रिकॉर्ड थे, एक फॉरनर भी है, अब इसका नाम बताऊंगा नहीं मैं, बड़ा आदमी है, उसने भी बोला इसमें गड़बड़ है। अब प्रॉब्लम ये हो रही कि मेरे पास में और चंद्रचूड़ घोष के पास में डीएनए टेस्ट करने का वो दांत हमारे पास में नहीं है, वो अभी यूपी गवर्नमेंट के पास में, और ये गांधी भक्त हमको वो हाथ में लगाना नहीं है। हमने हैंडराइटिंग सैंपल हमारे पास पड़े, हमने उनकी हैंडराइटिंग टेस्ट कराई। अब हैंडराइटिंग में क्या है कि अगर आप सरकारी रिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर एस के मंडल जो एफएसएल कलकत्ता के जिन्होंने रिपोर्ट दी थी, वो 2 पन्ने की रिपोर्ट है। जब कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट देता है तो यूजुअली वो डिटेल में समझाता है कि साहब ये क्यों नहीं मैच कर रहा और क्यों मैच कर रहा है। इस आदमी ने 2 पन्ने की रिपोर्ट दी है जिसमें कोई रीजन नहीं दिया हैंडराइटिंग मैच नहीं कर। हमने हैंडराइटिंग सैंपल उठा करके अमेरिका में कर्ट बैगेट नाम का एक बड़ा जामाना एक्सपर्ट है इंडिपेंडेंट, उसको रिपोर्ट दी। उससे कुछ इसे लेना नहीं, उससे अमेरिकन है, टेक्सास में रहता है, उसको पता भी नहीं रिपोर्ट किस बारे में। मेरे वहाँ दोस्त अमेरिका में 2 इंडियन अमेरिकन थे, उन्होंने हमारे बिहार पर अप्रोच किया, हम तो बीच में पड़े नहीं चक्कर में। उसने डिटेल में हमको 49 पन्ने की रिपोर्ट दी कि साहब ये वही आदमी है, और टीम आके बोला मैं किसी कोर्ट में जाने को तैयार हूँ। तो ये मंडल झूठ बोल रहा है कि वो कर्ट बैगेट झूठ बोल रहा है, अमेरिकन। उसके बाद में हमने एक और एक्सपर्ट बड़े जाने माने, अशोक जी, अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई थोड़े दिन पहले, बट अशोक जी बहुत, कश्यप जी बहुत जाने माने एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत जगह ने वो गवाही दी है, दिल्ली का सबसे बड़ा एक्सपर्ट माने हुए, 4 जनरेशन से ये काम कर रहे हैं। उनके पिताजी भी एक्सपर्ट हैंडराइटिंग के, उनके सारे भाई एक्सपर्ट हैंडराइटिंग के। अशोक कश्यप ने भी हमको डिटेल में रिपोर्ट लिख के दी कि हैंडराइटिंग मैच कर रही है, टीवी में आकर के वो बाइट दे रहे हैं। सरकारी एक्सपर्ट रिटायरमेंट के बाद में उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि टीम आके अपना मुंह खोल दे, मैदान छोड़ के भाग गए। डीएनए वाले भी सारे जिंदा है माशाल्लाह, दिल्ली में बैठे हुए रिटायरमेंट के बाद में प्रोफेसरी कर रहे हैं। उनको पता है, सुबह शाम मैं बोल रहा हूँ, अखबारों में छप रहा है, टीवी में आ रहा है कि तुमने घपलेबाजी किया। उन बेशर्मों में इतनी तमीज नहीं है कि आके बोले कि भाई मैंने रिपोर्ट ठीक दी थी। कैसे देंगे वो लोग? कूपन एंड शर्ट ब्लैक एंड व्हाइट है कि उन्होंने गड़बड़ करी रिपोर्ट के अंदर। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि ना मंडल जी की या वो डीएनए एक्सपर्ट की कोई दुश्मनी सुभाष बोस तो थी नहीं, तो बेचारे वो तो सरकार के फोर्स में काम कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको घुमा के ले जाता हूँ कहानी पे कि मुखर्जी आयोग इस बात को एडमिट कर रहा है कि आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैच कर रहा है, लेकिन इसको हम वो डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी रिपोर्ट नेगेटिव है। आज मेरे पास में, चंद्रचूड़ के पास में प्राइवेट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है हैंडराइटिंग मैच कर रही है। हमारे पास में क्लियर कट एविडेंस है कि डीएनए में घपलेबाजी हुई है। तो आप बताइए मैं कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करूं? प्लेन क्रैश हो रशियन एंगल पे, तो सारा केस खुल गया। कोई हैंडराइटिंग जब 4-5 अलग अलग लोग मैच कर रहे हैं कि हैंडराइटिंग हो चुकी है, डिटेल में, उसके बाद दांत भी अभी रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि दांत की दोबारा जांच प्राइवेट लैब से नहीं हो सकती, वो चाहे तो बिल्कुल हो सकती है, कर सकती है जिसकी मंशा हो। और देखिए हैंडराइटिंग के अंदर भी आपको बताओ, हैंडराइटिंग ऐसा नहीं है कि जैसे लोग ज्यादातर हैंडराइटिंग यूज करते हैं फॉर्जरी करने के, बैंक में चेक में सिग्नेचर करते हैं। यहाँ पे लकीली वो, यहाँ तो लंबी चौड़ी राइटिंग है ना, वो उनकी किताब डायरियां हैं, ये बहुत कुछ है। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अच्छा, फॉर्जरी की बात इंटरेस्टिंग कहानी है कि कुछ लोगों ने शगुफे छोड़े कि फॉर्जरी हुई थी, ये तो नकली राइटिंग है। सरकारी एक्सपर्ट भी इस बात को नहीं बोल रहे कि फॉर्जरी हुई है, ये किसी का केस नहीं है, सारे कह रहे हैं कि हैंडराइटिंग जेन्युइन है। तो हैंडराइटिंग जेन्युइन है और 20-30 साल मतलब में लिखी गई है और वो सारी मैच कर रही, तो भैया ये तो चमत्कार है ना, तो इसका मतलब असली आदमी की हैंडराइटिंग है। तो ये कुछ ऐसा नहीं कि किसी ने सिग्नेचर देकर के हम लोगों ने मैच करवा दिया, एक्सटेंसिव हैंडराइटिंग है। क्योंकि बहुत से अकलमंद लोग इस बात को बोलते हैं कि साहब वो तो फॉर्जरी की गई, किसी ने फॉर्जरी कर दी थी। भैया फॉर्जरी करिए तो सरकारी एक्सपर्ट भी नहीं बोल रहा, वो भी मान रहा कि ये हैंडराइटिंग जेन्युइन है। सिर्फ फर्क ये है कि सरकारी एक्सपर्ट बिना कारण बताया बोलता है कि वो हैंडराइटिंग से बात से मैच नहीं कर रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो है वो सारे कहने की मैच कर रही है।
और इंडिपेंडेंट जो है वो ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा डिटेल में दे रहे हैं, उनको टीवी में आने में कोई शर्म नहीं है, उनको मीडिया के पास बाइट देने में। सरकारी एसेट मैदान छोड़ के भाग गए, तो इसका मतलब क्या है? मैंने वही बोला कि अगर यही केस किसी अर्बन नक्सल का होता तो एक इस देश में आज देखो क्या होता। हमारी बदकिस्मती ये है कि सुभाष बोस के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि नेताजी, देखिए इस देश में जितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर या जितने बड़े नेशनल आइकन हैं, उनके पीछे कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई स्टेट, कुछ लोग, कोई पार्टी है। जैसे अपने शिवाजी महाराज को मैं भी आदर देता हूँ, आप भी देते हैं, लेकिन जो मराठों में शिवाजी महाराज के दिल में है वो, उसका तो मुकाबला हम नहीं कर सकते ना। भगत सिंह को आप भी पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन भगत सिंह के लिए जो फीलिंग पंजाब में है वो तो नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम सुभाष बोस के साथ में होगी कि उसके पीछे ना कोई स्टेट गवर्नमेंट है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो देश के लिए खड़े हुए, आज उनके पीछे खड़े होने के लिए कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं। और दुनिया में चलता सब पार्टी चलती है, वोट बैंक चलता है, तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं? नेताजी के चाहने वाले पूरी दुनिया में, जहाँ भारतीय रहते हैं उनके चाहने वाले, वो विदिशा के अंदर है, दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में आ चुके, लेकिन एक वोट बैंक नहीं, एक जगह नहीं है। की बात है कि मतलब एक व्यक्ति जिसने सारा जीवन, वो चाहता तो आईसीएस बनकर जिंदगी भर वहां बाबू बनकर बैठता, उसकी पीढ़ियां भी बाद में सरकारों पे राज करती जैसे बाकियों ने किया, उसने सारा जीवन त्याग किया और आखिरी समय तक भी ऐसे रहा, और उस व्यक्ति के लिए लड़ने, यहाँ तक कि उसका सच भारत के सामने आफ्टर डेथ आ जाए, उसके लिए भी लोग नहीं खड़े। मतलब ये तो वो खड़े हुए, लेकिन मतलब एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ ऐसे करके, मतलब लेकिन नहीं, मतलब सरकारी तंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सरकारें बदला रही हैं एक के बाद एक। अच्छा, एक थ्योरी सरकारी तंत्र की जहां तक बात है उसमें आप एक वैसे ये इशू बात का है, लेकिन मैं समझें कि ये तंत्र वही है जो अंग्रेजों के टाइम पे था, तो उसी तंत्र में थोड़ा मॉडिफाई हो गया। वो आप में बातचीत हम करते रहते हैं काला अंग्रेज वाली, तो उनको कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं चीजों से कुछ, क्योंकि काले अंग्रेज में और सफेद अंग्रेज में वो बहुत सी समानता है। और एक समानता ये भी कि दोनों चाहते हैं कि उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, या कैम्ब्रिज में जाए, या हार्वर्ड में जाए, और वहीं जाके सेटलमेंट कर ले बाद में अपनी। तो काला अंग्रेज और भूरा अंग्रेज और सफेद अंग्रेज जैसा बराबर ही, तो उन्हें कोई खास इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। उनको बेसिक एम ये अपना खानदान सेट हो जाए यूरोप अमेरिका में, उनसे उनको किसी और चीज़ से मतलब ज़्यादा होता है। अच्छा अनुज जी, एक थ्योरी और है जो जनरली सुनने में आती है, राजीव दीक्षित जी या कुछ लोग बोला करते थे, एक ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था जब देश आजाद हुआ था, तो असल में अंग्रेजों में और नेहरू जी के बीच में, और उसमें कुछ शर्तें थी जिसको भारत सरकार को मानना था, वरना अंग्रेज नहीं जाते। और उसमें से एक शर्त ये थी कि यदि सुभाष चंद्र बोस आपको मिल गए तो आप हमें सौंप दोगे। तो ये जो थ्योरी है झूठ है? राजीव तो बोल रहे, सभी जानते हैं राजीव जी को, उनके वीडियो बहुत मशहूर है। ये थ्योरी सबसे पहले स्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि राजीव दीक्षित जी तो बहुत बाद में बोले, वो तो खैर आप तो उनको जानते थे, आप तो उनके साथ थे, तो ये बात शुरुआत गुमनामी बाबा से ही होती है। ये स्टोरी ठीक हो या गलत हो, लेकिन फिर 50 के दशक में या 60 के दशक में ये बात गुमनामी बाबा ने ही स्टार्ट की। तो आप ये कह सकते हैं कि इस चीज का सोर्स कौन है? इस चीज का सोर्स की राजीव दीक्षित से बोलने से बहुत पहले गुमनामी बाबा ने इन बातों को बोला और डिटेल में बोला कि वो आपस में इनका पैक्ट हुआ था, ये हुआ था, तो ये बात। तो मुझे नहीं मालूम वो सच है झूठ है वाला कहानी। जैसे फॉर एग्जांपल वो थ्योरी आती है कि वॉर क्रिमिनल, गुमनामी बाबा ने एलिगेशन लगाया कि मेरे को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया, तो गवर्नमेंट को मालूम। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो सरकारी कागज देखने, तो कागज में तो नहीं दिखाई दे रहा। इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट अभी नहीं है क्या जिसे पढ़ा जा सके? कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के बारे में बहुत प्रॉब्लम है कि इसमें सरकारें ठीक ठाक आंसर नहीं देती, तो भारत सरकार उस पर कोई ठीक ठाक आंसर दे नहीं रही है। तो कागज पत्रा पूरा नहीं है, उसको है नहीं है, ये तो भगवान जाने। तो ये चीज़ों को छुपाते हैं, बात नहीं करते। फिर वो इंटरिम गवर्नमेंट का जो पीरियड है, कि आप ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, कि पता है लेकिन मुझे समझ नहीं पाते कि पंडित जी प्रधानमंत्री 47 में नहीं बने थे, पंडित जी प्रधानमंत्री सन 46 में बन चुके थे। सरदार पटेल होम मिनिस्टर बन चुके थे सन 46 के अंदर, इंटरिम गवर्नमेंट के वो हेड थे। तो ये सारी घटनाएं उस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे डिसाइड हुई। तो ये कागज पत्रा नहीं है, इनफैक्ट दैट इज अ प्रॉब्लम कि कागज पत्रा उस जमाने का हमको नहीं मिलता। सरकार जो है वो सीधा मना कर देती है हर चीजों को। तो ये अभी समझ में आती है कि चलिए कांग्रेस सरकार जब रहती है वो मना कर देती है,
लेकिन बाकी सरकारें क्या करती हैं, जब दूसरी आती है, विपक्ष वाले आते हैं? बाकी मैं एक चीज बताऊं, एक तो इंटरेस्टिंग कहानी, एक ऑब्जर्वेशन मैंने उसमें किया था, मतलब जो रियलिटी है वो ये है कि जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, नेताजी को लेकर कहानी थोड़ी आगे बढ़ी है। पहली बार रूस, मतलब जब मोरारजी भाई की गवर्नमेंट आई थी, जो पहली कांग्रेस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे काम हुआ था। मोरारजी भाई ने कुछ स्टेटमेंट दी है जो बिल्कुल इस केस के फेवर में थे, जबकि मोरारजी भाई सुभाष बोस के कभी फेवर में नहीं रहे पॉलिटिकल टाइम पे अपने, वो गांधी जी के साथ। लेकिन उसी मोरारजी भाई ने उनके फेवर में बोला। इनफैक्ट मोरारजी भाई, आपको मालूम है कि जब उनकी गवर्नमेंट गिरी है तो मोरारजी भाई उसके बाद पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था, कभी मुंह नहीं खोला कोई, जहां तक मुझे याद है कोई इंटरव्यू कभी चू तक नहीं हुई। मोरारजी भाई की मृत्यु 100 साल की उम्र के आसपास जाके हुई। मोरारजी भाई का कोई इंटरव्यू नहीं है 1979 के बाद, जिस दिन वो प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ी है, किसी मीटिंग में नहीं गए, किसी प्रोग्राम में नहीं है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से एक्सेप्शन है कि 1983 में उन्होंने सुभाष बोस की डेथ पे किताब को रिलीज किया था, और वहां जाके उन्होंने बोला था, एक बात उन्होंने बोली थी कि एक थ्योरी ये भी है कि वो साधु वेश में जिंदा था। तो जो आदमी देश का प्रधानमंत्री रह चुका है, वो भी मोरारजी भाई जैसा आदमी, जिसको इस पूरे केस की मालूम है, वो इस तरह की बात इवन इनडायरेक्टली करता है 83 में, तो मेरे ख्याल से कुछ इंडिकेशन वो भी दिखेगा। तो उसके बाद में देवी गौड़ा गवर्नमेंट आई है तो चेंजेस आए हैं। तो कोर्ट के सामने सच बोला उन्होंने, क्योंकि कोर्ट में पहली बार ये केस गया था 1985 में, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट, तो किसने, राजस्थान हाई कोर्ट में केस किया था, और सरकार का रवैया बहुत नेगेटिव था उस टाइम। तो उसके बाद हम देखते हैं कि देवी गौड़ा के टाइम पे कुछ फेवर बात हुई है। पहली बार, आप मानोगे इस बात को, 1947 से लगातार ये बातें बोली जाती कि नेताजी रूस में हो सकते हैं, तो रूस सरकार से पूछा जाए। जब तक पंडित जी और इंदिरा जी इस गद्दी पर रहे हैं, इवन इन्होंने इवन राजीव जी, इन्होंने कभी रशिया से बात नहीं करी। पहली बार भारत सरकार ने रूस से नेताजी के बारे में बातचीत करी है जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आप इसको छोड़िए, इवन नरसिम्हा राव, क्योंकि वो फैमिली के नहीं थे, उनके टाइम पे भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, नेताजी वाले केस में थोड़ा सा काम आगे बढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ज्यादातर गवर्नमेंट 2-2 साल में चली गई। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अटल जी की गवर्नमेंट 5 साल तक, अटल जी को आप बोल सकते हैं कि अटल जी ने वो कमीशन को बना दिया, तो उनका मैं उस बात की 50% मार्क देता हूँ कि कोर्ट का ऑर्डर था। और मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते, चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो तो कुछ हो, वो कमीशन नहीं बनाता। इस मामले में कांग्रेसी बहुत बहुत सीधे, वो किसी की बात उन्होंने नहीं मानते। वो तो कोर्ट, आपको मालूम है कि कोर्ट ने कुछ कहा था, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी कंट्री के अंदर, उन्हें इन बातों से मतलब नहीं है। वो कोई, जैसे आजकल ये बैठे बड़े वीक किस्म के लोग हैं, ट्विटर में कोई कमेंट मारेगा तो इनको इनके हाथ पर फूल जाते। वहां तो कोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो उसने कहा जी इमरजेंसी लगा दो कंट्री में, बात गई तुम्हारी डेमोक्रेसी। और वही बेशरम लोग आ जाके आपको डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं, वही कांग्रेसी जो 2 साल तक देश को रगड़ दिया, आज वो हमें लेक्चर दे रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो सिर्फ पहला सवाल ये कि अटल जी ने क्यों नहीं कुछ किया, क्योंकि अटल जी को मैं ज्यादा इसलिए मानता हूं कि अटल जी को केस की बहुत अच्छी समझ थी। अटल जी 1960 से, जब से वो पार्लियामेंट में आए थे, नेताजी की बातें करा करते थे। अटल जी का योगदान भी इस केस में है, और अटल जी की जान पहचान उन लोगों के साथ में थी जिनका कनेक्शन गुमनामी बाबा के साथ था। हो सकता है अटल जी इंतजार कर रहे थे कि सेकंड टर्म में कुछ करेंगे, क्योंकि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट उस टाइम तक नहीं आई थी। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आई है सितंबर 2005 में, अटल जी तो 2004 में चले गए। तो शायद हम उनको छोड़ सकते हैं कि चलो उन्होंने कमीशन बना दी और कमीशन की रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे थे, ये सोचने का तरीका हो सकता है। लेकिन ये सोचने का तरीका ये भी है कि अगर हैंडराइटिंग में और डीएनए के अंदर गड़बड़ हुई है तो उसमें अटल जी का भी हाथ है कि भैया आप ही के टाइम पे तो हैंडराइटिंग वालों ने रिपोर्ट नेगेटिव दी थी। तो सवाल घूम फिर के आ रहा है कि उसके बाद 6 साल से मोदी जी की सरकार इस देश में है, वो केस को क्यों नहीं खोल रहे। और मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि उनका रवैया कांग्रेस के रवैये से बहुत ज्यादा फर्क नहीं। थोड़ा बोलता अच्छे सेमेंटिक है, थोड़ा सा फोटो लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, बट कुछ है नहीं अंदर कुछ, मतलब वो सिर्फ शोशेबाजी है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है कुछ करके। मेरा मानना ये है, और वो आपको जो हम हमेशा हम लोग, आप मेरे ट्वीट देखते रहते हैं और आप मेरी बातचीत भी होती रहती है करके, इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। पहली बात तो ये कि नेता जो होते हैं वो नफा नुकसान देखेंगे, ये काम करने से मुझे या मेरी पार्टी को या देश को नुकसान हो कि क्या फायदा हो। पहली बात तो ये आती है। इस केस में
बहुत से पेच, और वो पेच बहुत ये हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा पेच जो आता है, जो मेरा मानना है कि जिसकी वजह से इस केस को ना अटल जी खोलेंगे, ना कोई और खोला, ना मोदी जी खोल रहे, इस देश में एक डोमिनेंट नैरेटिव चला है सन 47। और वो नैरेटिव ये है कि अंग्रेज यहाँ से छोड़ के क्यों गए। पहली बात ही हम है कौन, हम एक देश है। भारत का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2000 साल से हम लोगों ने, जो भी आदमी वहां से आया हमको मार पीट के चला गया। उसके बाद में आखिर में अंग्रेज हमारे गले पड़ गए। 200 साल तक वो हमारे पे राज किया गया। लेकिन एक कहानी देश में पनपी है, एक नैरेटिव चला, ऑफिशियल नैरेटिव है भारत का, कि गांधी जी ने एक बहुत बड़ी स्ट्रगल करी और उनके साथ सब लोग थे, सुभाष चंद्र बोस थे, पटेल थे, पंडित जी थे, सब लोगों ने मिलके, और इन्होंने मिलकर अंग्रेजों को भगा दिया सबको। और गांधी जी का नाम सारे अमेरिका यूरोप में चलता है। तो एक अच्छी स्टोरी है, इसमें सारे लोग का अच्छा अच्छा नाम होता है, एक गुड फीलिंग है, फील गुड फैक्टर, बड़ी अच्छी फीलिंग, बस सारे लोग उसको मानते हैं, चलो सारा काम खत्म हो गया, 200 साल का आपने सारा निपटा दिया। सुभाष बोस ने ये बात बोली थी, उन्होंने लिखी थी 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हुआ। वो चेन्नई में थे, वहाँ लेक्चर दे रहे थे, उनको खबर लगी कि डिक्लेयर हो गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उन्होंने ये बोला, उस बात में लिखा अपने किताब में, उन्होंने बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से कांग्रेस में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगी तो हम उसका इस्तेमाल अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए करेंगे। कि हम लोगों ने गलती ये की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1970 में, कि हमने, अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारी मदद करो, लड़ाई के बाद में हम आपको कुछ कंसेशन देंगे, आप लोग को, आपको डोमिनियन स्टेटस वगैरह जो भी उस टाइम पे, मुझे पता नहीं, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा वो सब, लेकिन है कि उन्होंने कहा था आपको वर्ल्ड वॉर के बाद कंसेशन देंगे। तो इस भरोसे पे हमने रोड़े नहीं अटकाए। इनफैक्ट गांधी जी ने खुद फौजी भर्ती करवाया उस समय। सुभाष बोस तो एक्टिव थे नहीं, वो तो बच्चे थे, 17 में उनकी उम्र 21 साल भी होगी मेरे ख्याल से, लंदन में पढ़ने आईसीएस करने गए होंगे, वो पॉलिटिक्स में नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन जैसे ही खत्म होती है तो हमें कंसेशन नहीं मिला, उल्टा हमको जलियांवाला बाग मिला। तो कांग्रेस के अंदर एक अवेयरनेस थी, जो सुभाष बोस दिखते हैं लीडरशिप में, कि जब कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगा तो हम ये गलती नहीं उठाए करेंगे और हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने देश की स्ट्रगल की। और उन्होंने बाद में लिखा कि 1939 में जब ये डिक्लेयर हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, महात्मा गांधी जाकर के मिले हमारे उस जमाने के जो वायसरॉय थे वहाँ पे, लिनगाओ, और वहां जाके बोलते हैं कि अंग्रेजों की संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। तो भैया तुम भारत की चिंता करो, अंग्रेज की चिंता करने के लिए अंग्रेज बैठे हुए हैं। अपने खाने को पेट में रोटी, ये मेरे शब्द हैं, ये सुभाष बोस के नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि अपने खाने को पेट में रोटी और चले दूसरों की, ये हमारे देश के लोगों को बहुत बीमारी है। वो विश्व शांति का जो भूत चढ़ा है ना, कि अपने खाने को रोटी नहीं, तुम्हारे खुद को इंजेक्शन है नहीं तुम्हारे पास में, 95% लोग को कंबोर्ड में बैठने की तमीज नहीं है, और ये बात विश्व शांति की बात करते हैं। ठीक है जी, वो बहुत दूर की बात है। तो ये इस बात को लेकर सुभाष बोस नाराज हुए, उनका पंगा जो भी था, फिर वो देश छोड़ के चले गए। उन्होंने करते करते, जैसा आपने बोला कि भारत को आज़ादी मिली है क्योंकि अंग्रेज इस देश पे राज कर रहे थे। जो उनका जो मेन उनके पास में ताकत थी वो हमारी फौज थी, हमारे ही लोग पुलिस में थे। जो पूरी फिल्मों में दिखाया जाता है कि अंग्रेज डंडे मारे, अरे अंग्रेज तो यहाँ गिनती के 4-5 हजार भी नहीं थे यार पूरे देश में। वो पुलिस में सारे हिंदुस्तानी थे, वो पैसे ले लेके हमारे लोगों को मारा करते थे। जिसे कहा ना कि काला पानी में दिखाया कि अंग्रेज, अरे काला पानी में कोई अंग्रेज नहीं था, सारे इंडियन थे वहां पे, जितने अफसरान थे। वो आजादी के बाद में जिंदा रहे हैं, उनके माशाल्लाह बड़ी उनकी सेहतें रही हैं, उनके बच्चे बुच्चे बड़ी अच्छी पोस्टों में थे, पेंशन सब मिली उन लोगों को, सरकार ने बड़ी चिंता करी उनकी बाद में। तो आप ही के लोगों से को यूज करके आपको गुलाम बनाएगा। उसमें से मेन इंस्ट्रूमेंट था आपकी आर्मी। इस आर्मी में रिवोल्ट वगैरह होने की नौबत आ गई थी, ये इस कारण से छोड़ के गए। तो अंग्रेज जब ये छोड़ के गए हैं सन 47 में, 46 में जब उन्होंने बोला कि हम छोड़ देंगे, तब उन्होंने पावर को ट्रांसफर किया, जिसकी बात आपने बोली है, जिसको ये इंडिपेंडेंस बताते हैं, पावर को ट्रांसफर किया कि सफेद वो अंग्रेज से काले अंग्रेज को पकड़ाना है। तो ये पावर उन्होंने उनको ट्रांसफर करी है जो उनको क्रिसमस में ग्रीटिंग कार्ड भेजा करते थे। वो लोग जिन लोगों के साथ उनका उठना बैठना था शाम को, चलो ठीक है सुबह थोड़ी उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन शाम को उनके साथ में मीटिंग हुआ करते थे, क्लबों में चले गए, वहां चले गए। तो इन्होंने उन लोगों को पावर ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज अंग्रेज भी चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और 47 के बाद में अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, ये रशिया कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो भारत को हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, हमारी फौजें वहां जा सके। तो उनके भी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न थे। लेकिन ये लोग जो ट्रांसफर ऑफ पावर के जो बेनिफिशियरी थे, जिनको बैठे बैठाए पावर मिल गई वहां पे, जब ये पावर में आए तो इनको ये जस्टिफाई करना था कि हम लोग पावर में क्यों आए।
तब ये भारत में ये थ्योरी जो इन्होंने जो वर्ल्ड का सबसे जबरदस्त पीआर एक्सरसाइज जो करी है, मतलब मार्केटिंग का इन्होंने मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे, कि वो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल कि साहब ऐसा चमत्कार हुआ है इस दुनिया में कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर और वो अहिंसा पे ना वो धरने बैठ के वो चला गया। मैं ये पिछले आज वो किसान है यहाँ दिल्ली में बैठे हुए धरने पे, पत्नी 1 साल हो गया 2 साल हो गया उनको, मुझे बार बार लोग पूछ रहे हैं, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ कि भैया 50 साल तो तुम धरने बैठ जाओ, सरकार कानून वापिस नहीं लेने वाली है। अरे धरने से कौन कानून, सरकार के कानून वापिस होते हैं भैया? और आप मुझे बच्चा समझते हो कि अंग्रेज चला जाएगा धरने बैठे तुम्हारे? ये बचकानी कहानियां है। इसको प्लांट करने का एक बड़ा सिंपल कारण था, अंग्रेज की इमेज चमकानी थी इनको, कि कितने अच्छे साहब लोग थे, यहाँ पर आए 200 साल तक हमारा खून चूसा और साहब लोग को बोला कि साहब आप चले जाओ, हम तो धरना बैठे हैं, चल तू भी खुश और मैं भी खुश, और बाद में मेरा बच्चा वहाँ पे सेटल हो जाएगा, लंदन में पढ़ने जाएगा बाद में। तो ये मिली भगत थी अपर कास्ट की, वो जो जो साहब लोग जो थे, हमारी इलीट क्लास जो है हमारी देश की पढ़ी लिखी जमात, जिनका शरीर यहाँ रहता और आत्मा उनकी घूमती लंदन के अंदर, ये उस जमाने में थे। तो ये जो थ्योरी जो फ्लोट की गई है, दे दी हम आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, इसमें अंग्रेज की इमेज भी अच्छी हो जाती है और इसमें कांग्रेस की इमेज भी अच्छी हो जाती है, इसलिए ये थ्योरी बड़ी एक्सेप्टेबल होगी दुनिया भर को। अंग्रेजों ने मूर्तियां लगा दी उनकी, गांधी जी की वहाँ पार्लियामेंट स्क्वायर में, जो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसके साथ में पार्क का नाम है पार्लियामेंट स्क्वायर, वहाँ पे महात्मा गांधी की मूर्ति वहाँ लगा रखी करके, और जैसे ही वो इंग्लैंड में फैला, वो करते करते सारे यूरोप अमेरिका में बदलाव फैल गए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, 47 के बाद से जो लोग पावर में आए, उन्होंने सरकार की पूरी मशीनरी को यूज किया है इसको प्रमोट करने के लिए। अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। आप और मैं कल को विदिशा में आता हूँ, हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, बेचारे वेटर को आप 10 रुपए की टिप दोगे, वो जिंदगी भर तमीज से बात करें। ये जो अरबों खरबों रुपए जिन लोगों की पॉकेटों में गए हैं पिछले 40-50 साल में, जिन्होंने दुनिया भर का काम धाम किया है, आप और मैं यहाँ बैठ करके जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं घंटे से, इतना ही हम लोग अगर गांधी का रिसर्च कर लें तो 50 स्कॉलरशिप आपको सरकार सुबह दे देगी आपको उठा करके। तो वो करने का फायदा होता है उन चीजों को करने से। तो लोगों ने इतना उस पर कमाया, उस पूरे जो ये पूरा सरकार का, कि ये गांधी अवार्ड, गांधी मेडिकल कॉलेज, गांधी दिस गांधी दैट करके। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज मोदी ये एक्सेप्ट कर ले कि सुभाष बोस नहीं मरे थे प्लेन क्रैश में, वो रूस में थे। आप फैजाबाद को तो मारो गोली, वो महंगी बाबा को छोड़ दो। आपको मालूम है कितना बवाल मचेगा देश में? वो कलकत्ता के अंदर लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे घर के अंदर। जो कम्युनिस्ट पार्टी वाला है वो दूसरे को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनको खून सुभाष बोस से खून था। लेकिन ये इतनी सेंसेशनल बात होगी, इतनी धमाका इससे होगा देश में, और ये सारी बात घूम फिर के आएगी कि साहब आजादी की लड़ाई जिताने वाला सुभाष बोस था, खीर खा गए कांग्रेसी, और गांधी का नाम उन्होंने चमका दिया। तो लोग बोलेंगे गांधी की मूर्तियां हटाओ। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जितना आपका जो रूलिंग क्लास है, ये जो भारत सरकार है, उसने इस ब्रांड को इतना ज्यादा पुश कर दिया, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है कि उसको पीछे करने का कोई स्कोप नहीं। और ये ब्रांड का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो लोगों को समझ आना चाहिए, जो रूलिंग क्लास के पास में, उसमें पार्टी वार्टी मैटर नहीं करती, सब अंग्रेज है। ये ब्रांड यूरोप अमेरिका में सेलेबल है। आप अमेरिका में जाके ये नहीं बोल सकते कि सावरकर नाम का एक मशहूर आदमी, मुझे पता सावरकर कौन है। हाँ, गांधी का नाम सुना, फिल्म आई थी अटन बरोगी, हमने फंडिंग की। ये ब्रांड अमेरिका में सेलेबल है, ये ब्रांड यूरोप में सेलेबल है। आज कुछ लोगों ने इंटरनेट ट्विटर पे ये डिस्कवर कर लिया कि यूरोप के लोग हमारे खिलाफ में, लेकिन हमारे जितने ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए, जितने हमारे बड़े बड़े नेता हैं, इसमें से 95% का खानदान ही सेटल हो रखा। तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि उस थ्योरी को हटाना बड़ा मुश्किल है, और ये जैसे ही आपने सुभाष बोस का नाम लिया तो वो थ्योरी हटेगी इस देश से। तो सारी बात घूम फिर के नेशनल नैरेटिव पे आती कि नैरेटिव हटेगा, नैरेटिव चेंज होगा, और ये जो रूलिंग क्लास है उस नैरेटिव को चेंज नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो ये झूठ पे झूठ बोले जा रही है और इस तरह की हरकतें कर, और इसमें पार्टियां चेंज हो जाए लेकिन वो नैरेटिव वही रहता है, क्योंकि वो नैरेटिव कोका कोला ब्रांड कितना भैया। ये सुभाष चंद्र बोस जी का एक परिवार भी है जो जर्मनी में भी है और भारत में भी है, तो उन लोगों का क्या इस पर मत है? वो लोग कभी इस बारे में सच क्यों नहीं बोलते? प्रॉब्लम ये जब थे क्या वो उनसे मिले थे?